students, I'm Dr. Kiran Mave, your chemistry teacher. So this is the 12th video on some basic concepts of chemistry, and in this video we will discuss about the measurements of physical quantities. Okay, so अगर हम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, okay, और हम वेजिटेबल या फ्रूट्स मेज़र करते हैं तो उन्हें हम मेज़र किस में करते हैं, किलोग्राम्स में, और हम मिल्क लेते हैं तो किस में वे करते हैं, लीटर्स में मेज़र करते हैं, या क्लोथ अगर हम लेते हैं तो हम मीटर में इसे मेज़र करते हैं. सो ये क्या है, बहुत फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में हमें देखी जाती है. लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, साइंटिफिक सिस्टम की बात करें, तो इनके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी मेजरमेंट के लिए हमने एक फिक्स यूनिट कर रखी है. सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग वी हैव 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ अपार्ट फ्रॉम लेंथ, मास एंड टेम्परेचर. So what are these physical quantities? So number one is mass, which is denoted by small m. Mass is measured in kilogram in SI system, and kilogram, that is kg. According to SI system, we measure mass in kilogram. Second is length. Length is measured in meter. Length is denoted by small l, and it is measured in meter, that is small m. Another one is time, denoted by small t. Time is measured in seconds, small s. Electric current, capital I. Electric current is measured in ampere. Then temperature, capital T. According to SI system, temperature is calculated in Kelvin, that is capital K. Amount of substance, that is small m. Amount of substance is measured in mole, M-O-L. E mole, and unit है MOL, mole. Last one is luminous intensity, that is IV, which is measured in candela. So these are the 7 basic units or 7 basic physical quantities, and these are the units of 7 basic quantities. So अगर हम किलोग्राम की बात करें कि 1 किलोग्राम जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो वो है क्या, तो एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ है एयर टाइट जार में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट फ्रांस में. तो उसका जितना मास है उसके इक्विवेलेंट मास को हमने 1 kg बोला गया और 1 किलोग्राम बोला है. सिमिलरली मीटर को क्या बोला गया है, लाइट जितना पाथ ट्रेवल करती है इन वैक्यूम इन 1/3 सेकेंड्स, उस पाथ लेंथ को हमने 1 मीटर बोल दिया. ओके, सो ये इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है. मेन आपका है 7 बेसिक क्वांटिटीज which are these, and these are corresponding 7 basic units. So you can write down all these quantities. Now we use prefixes before these 7 physical quantities. So first write down all these quantities. देखिए, हम जो अपने डेली लाइफ में या फिर जो हम केमिस्ट्री में भी या फिजिक्स में भी जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बार फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं तो इतना लार्ज नंबर है, इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसे किलोग्राम में, सपोज मास है आपके पास, कोई रिएक्शन आप सेटअप कर रहे हो तो किलोग्राम में नहीं, आप लेबोरेटरी में mg या मिलीग्राम में, ग्राम स्केल में आप उसे सेटअप करते हो. तो इसके अलावा भी इन बेसिक यूनिट्स के अलावा भी प्रीफिक्सेस हैं जो कम अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. सो ये हमारे पास कॉमन प्रीफिक्सेस हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि जो आप आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हो उसमें प्रीफिक्सेस बहुत यूज होने वाले हैं. सो बहुत ध्यान से देखना. फर्स्ट इज डेसी, डेसी सेंटी, मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो. डेसी सेंटी, मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो. So 1 deci is equals to 10 raised to the power minus 1. If there is 1 decimeter, 1 decimeter, then it will be equals to 10 raised to the minus 1 meter. So मैंने यहाँ मीटर के अकॉर्डिंग दिखा दिया आपको. 1 deci is equals to 10 raised to the power minus 1. 1 centi is equals to 10 raised to the minus 2. So 1 centimeter is equals to 10 raised to the power minus 2 meter. क्लियर है. डेसी, सेंटी, मिली. मिली इज 10 raised to the minus 3. देन माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो. इसके बाद होते हैं एक्टो, जोटो, कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. सो एक बार रिपीट करिए मेरे साथ. डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो. अब देखो इसे लर्न कैसे करोगे. स्टार्टिंग करते हैं 10 raised to the power minus 1, फिर एक एक पढ़ाओ पावर, minus 2, minus 3, 10 raised to minus 1, minus 2, minus 3. इसके बाद 3 के मल्टीपल में बढ़ाना. 3 का टेबल देखिए, 3 2 6, 3 2 3 3 is
9, 12, 15, 18। देखिए फिर 3 के मल्टीपल में आपको इंक्रीज करना है, -3, -6, -9, -12, -15, -18। तो इस तरह से आप इसे पूरा लिख सकते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। अगर मैं आपसे पूछूं 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 1 नैनोमीटर, नैनो 9 -9 मीटर, तो 1 मीटर कितने नैनो के बराबर होगा? अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो इसे यहाँ ले जाइए, यहाँ जाएगा तो 1/10⁻⁹ और ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस, दैट इज 10⁻+9 मीटर। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। अब माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, -6, -9, -12, -15, -18। इसके अलावा एक और होता है एंगस्ट्रॉम, जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है फॉर वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम इस तरह से डिनोट करते हैं। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये वाला याद हुआ, माइनस की पावर वाला आपको। चलिए एक बार बोल के दिखाइए, फटाफट से नोट डाउन करो कॉपी में। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। -1, -2, -3, देन 3 के पावर में बढ़ाओ 6, 9, 12, 15, 18। सो अगर पूछे 1 फेम्टोमीटर कितने के बराबर है? 1 फेम्टोमीटर, सो फेम्टो 15 -15, माइक्रो -6 मीटर। और इसी तरह से आप इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो देखिए 1 माइक्रोमीटर, ओके 1 माइक्रोमीटर आप जब भी दिखाएंगे, देखिए डेसी को सिंपल स्मॉल डी से लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिखना है तो cm, मिलीमीटर तो mm, माइक्रो को लिखते हैं म्यू, म्यू से डिनोट करेंगे, नैनो यानी कि स्मॉल n, पिको स्मॉल p, फेम्टो स्मॉल f, देन एटो। इस टाइप से आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर पावर इंक्रीज करें हम, क्वांटिटी ज्यादा है, तो आएंगे आपके पास इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डेंट डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, बीटा, एक्सा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, बीटा, एक्सा। देखिए इसका भी सेम ही फंडा है कि आपको पहले 1, 2, 3 सिंपल इंक्रीज करना है, फिर 3 का टेबल 6, 9, 12, 15, 18। सो 1 किलो ग्राम मान लो, यानी कि 10⁻³ ग्राम। 1 किलोमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। तो इसके बाद कोई भी बेसिक इनमें से फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। किलो अगर प्रीफिक्स है तो वो उसके 10⁻³ के बराबर आएगा। ये मैंने लेंथ की फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम मीटर लिखा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, वरना इतना सीधा ले सकते हैं। किलो मीन्स 10⁻³, किलोमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। क्लियर है? अगर आपसे कहे 1 गीगा मीटर, गीगा मतलब 10⁻⁹, ओके। 1 मेगा 10⁻⁶। तो ये प्लस में पावर है, ये माइनस में, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ही है। डेका, हेक्टा मीन्स 10⁻², किलो 10⁻³ मेगा, गीगा, टेरा, बीटा, एक्सा। इस वे में आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो और कर लीजिए। अभी फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसके बाद 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, आपकी मास। तो मास को हम जनरली किस में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम में या फिर ग्राम। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग किलोग्राम है या फिर ग्राम। सो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम। ये तो आपको पता है, ओके। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक सिस्टम्स होते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 बेसिक यूनिट्स हैं, सिस्टम्स हैं।
डिग्रीज की फॉर्म में डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सो अगर टेम्परेचर लिखा जाए आपके पास डिग्री सेल्सियस, अब इन तीनों को आप आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर टेम्परेचर मेंशन है डिग्री सेल्सियस में और आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को 273.15 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा केल्विन में, और अप्रॉक्स 273 ही ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 25 डिग्री सेल्सियस, इसे कन्वर्ट करो केल्विन में, तो क्या करोगे, 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर। If the temperature is 25 degree Celsius, then according to Kelvin it will be 298 Kelvin. उल्टा भी कर सकते हो, सपोज आपके पास है 300 केल्विन टेम्परेचर, और अगर आपको इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करते हैं तो हमें केल्विन मिल जाता है। तो केल्विन में से अगर 273 माइनस कर देंगे तो टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। सो 300 माइनस 273 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास टेम्परेचर आ गया डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में। सो आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस को सिंपल कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, और केल्विन है तो उसमें से माइनस कर दीजिए। अब थोड़ा सा ट्विस्टेड आता है जब फ़ारेनहाइट की बात आती है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है? अगर आपके पास कोई टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशनशिप आपको बताना है। सो अगर टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में, और आपको उसमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो किसके बराबर करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपके पास इक्वेशन है टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल करके देखिए, सपोज आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस है। जो रूम टेम्परेचर होता है जनरली हम उसे 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन करते हैं अपनी केमिस्ट्री या फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, सो 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है, 25 प्लस 45 प्लस 22 that is 77 degree. So room temperature in terms of degree Celsius is 25 and in Fahrenheit it is 77. So human body temperature 37 degree Celsius होता है। 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, फटाफट से करिए। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना, 37 प्लस, जब आप इसे करेंगे तो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हमारा बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तभी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर बताते हैं आपको फीवर है, तो आप पूछते कितना फीवर है, कि अबव 100 है, 101 है, 102 है, कहते हैं ना 103 फीवर है, 103 फीवर है, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में ही बोलते हैं। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6, इससे जितना ज़्यादा होगा उतना आपको उस इंटेंसिटी का फीवर होता है। क्लियर है? तो ये आपका, अच्छा अगर आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इसी को यहीं से कर लेते हैं। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इधर ले आई 32, तो -32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। सो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। इस वे में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 32 था ना यहाँ, इससे पहले यहाँ लेगा बेटा, एक क्वांटिटी है ये, तो 32 यहाँ आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इक्वल्स टू 9/5। अब आप ये क्वांटिटी है, बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये ब्रैकेट में है, ध्यान रखना। इस तरह से आप डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हो। जनरल कुछ चीज़ें हैं, रूम का टेम्परेचर कितना मांगते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स में, 25 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस।
अच्छा, बॉइलिंग वाटर का बताते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बताइए कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इस वे में आप इन्हें लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसे कॉपी में, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस एंड देन केल्विन। Now we have volume. We have volume. So volume तो आपको पता है क्या लेते हैं जनरली हम, एरिया इंटू लेंथ लेते हैं। एरिया पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है जो, है ना। दैट इज जनरली हम इसमें कितने एरिया में क्या आ गया, 2 आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस की यूनिट आ गई, तो आप इसे इस वे में कर सकते हो वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम लीटर में मेजर करते हैं और ml में मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो इन यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ml और सेंटीमीटर क्यूब cc इक्वल होते हैं। सो 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो सिमिलरली 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ये तो सबको पता है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। You have 1 liter is equals to 1000 centimeter cube, and we know that 1 centimeter is equals to 10 raised to the power 2 minus 2 meter। ये तो पता है ना, इतना पता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अब तक पढ़ते आए हो। और अभी मैंने क्या बताया था, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो सेंटी में क्या था, 10⁻⁻1, डेसी में, सेंटी में -2, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻²2 मीटर। अब आपको ये क्वांटिटी यहाँ पुट कर देनी है जस्ट। तो ये है 1000 को आप क्या लिख सकते हो, पहले 1000 लिख लो। सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 10 raised to the power -2 मीटर, एंड दिस इज इन क्यूब। सो 1000 into -6 मीटर क्यूब। अब इसे क्या लिखेंगे, 1 2 3 10 पावर 3 into 10 to -6 मीटर क्यूब, माइनस प्लस माइनस, so 10 to -3 मीटर क्यूब। So 1 liter is equals to 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब। क्लियर है? अब आप क्या करके दिखाइए, मुझे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके दिखाइए, जल्दी बताओ। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, यहां से कर ले, 10 raised to -3 मीटर क्यूब। 1 liter is equals to 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब। डेसीमीटर अभी हमने पढ़ा था, डेसीमीटर किसके बराबर होता है, -1 मीटर के। तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10 डेसीमीटर के। तो आपको बस इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। सो 10 into -3 तो ऐसे है मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का क्यूब। सो 10 to -3, 10 का क्यूब 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, प्लस माइनस कैंसिल होके 1 डेसीमीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आई, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to -3 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। सो अगर कहीं आपसे वॉल्यूम मेंशन है डेसीमीटर क्यूब में, तो आप उसे लीटर के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और लीटर में अगर गिवन है तो 1000 ml के इक्विवेलेंट होगा, ml में है तो 1/1000 लीटर के बराबर होगा। सो इस तरह से आप यूनिट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लिख लीजिए कॉपी में इन्हें। एक आपके लिए टेस्ट रिजल्ट क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग, जल्दी से लिखिए। एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू, यानी कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यूज सेम हो जाएगी, ये बताना आपको, जल्दी से करिए।
नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन, सपोज हम कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू आई 299792458, 299792458। तो क्या हर बार आपके लिए कन्वीनियंट होगा ये वैल्यू बार बार लिखना? कि आपको कोई क्वांटिटी है, उसकी जब आपने वैल्यू मेजर की तो आपके पास है 299792458, तो क्या हर बार आप ये वैल्यू लिखेंगे? तो और कोई वैल्यू है आपके पास, सपोज 6002345 और 0.00001458, इतनी बड़ी क्वांटिटी हर बार लिखना कन्वीनियंट नहीं है। तो बेटर होगा कि हम उसे साइंटिफिक वे में नोट डाउन करें, थोड़े इजी वे में। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे होता है? n into 10 raised to power n। सो ये आपकी मेन यूनिट होती है और आप उसे कन्वीनियंट अपने अकॉर्डिंग 10 raised to the power एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास ये है, सपोज आपके पास है 0.41, तो 0.41 का मीनिंग क्या है? अगर आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना है, कितने डिजिट्स है? 2, तो 2 0 नीचे आ जाती है बेस में, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 41 इंटू, देखो ये बेटा 10, जब भी कोई पावर है, देखो सिंपल देखो पहले 1 2 3 4 5, जब भी आपके पास इस टाइप से 0 होती है तो उतनी पावर में चली जाती है। 1 2 3 4 5, सो 10 raised to power 5, 1 by 1 2 3 4 5, इसे कैसे लिखेंगे? 1 by 1 2 3 4 5, दैट इज 10 to the 5, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है, सो 10 raised to -5, इससे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। सो अगर आपके पास है 40.41, तो इसका मीनिंग क्या है? 41/100, 100 यानी कि 10 ऊपर 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 41 into 10 to -2। तो अब हम जनरली जब भी हम इस टाइप से नोटेशन करते हैं तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट रखते हैं, उसके बाद 2 डिजिट जनरली रखते हैं। जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे पॉइंट से पहले जनरली हम 1 डिजिट रखते हैं। तो देखो अगर आपको ये क्वांटिटी है तो आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, तो कैसे करेंगे? लास्ट से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 8, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 2.99 into 10 raised to the power 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से पहले आपको पॉइंट लगाना है, तो आप क्या लिख देंगे? 8 को पावर में लगा देंगे 10। इसको देखिए, आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट जनरली, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 6.00 into 10 raised to the power 7। इसे देखिए, अब ये देखिए पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, लेकिन ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है आगे जाके, तो हमारे कन्वीनियंट नहीं रखना। तो बेटर क्या होगा, अगर हम 1 के बाद पॉइंट लगाएं, तो देखो आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, तो कितने डिजिट है उससे पहले? 1 2 3 4 5 6, सो 1.45 into 10 raised to -6, क्योंकि आप इस साइड में। तो जनरली आप क्या कह सकते हैं कि जब आप राइट साइड मूव कर रहे हैं पॉइंट के लिए तो आपको माइनस में पावर आएगी, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो पावर प्लस में आएगी। ओके, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, सपोज वी है 3000, इसे कैसे लिखेंगे आप? 1 2 3, so 3.0 into 10 raised to power 3। We have 4 5 7 1 2, इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पॉइंट लगाना है, so 1 2 3 4, so 4.5712 into 10 power 4, so हम राउंड ऑफ करके इसे कर देते हैं 4.57 into 10 raised to power 4। so अभी आपको राउंडिंग ऑफ भी सिखाएंगे। ओके, अब आपके पास है सपोज 0.0023, 0.0023, so 1 2 3, तो 2.3 into 10 to the -3। ओके, और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस की। 0.0103, 1 2, यहाँ लगाना 1.03 into 10 to the -2। इन दिस वे यू कैन राइट
write all these numbers in scientific notation. अब अगर इस साइंटिफिक नोटेशन को आप प्लस माइनस कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैसे करोगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पहले बता देते हैं, वो थोड़ा सिंपल है। एक बार चेक कर लो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना प्रॉपर्ली। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन साइंटिफिक नोटेशन। सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी है 2.0 इंटू 10⁴, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है 4.0 इंटू 10⁻², ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले आप इतनी सिंपल यूनिट्स को मेजरमेंट करो। मल्टीप्लिकेशन है तो 2.0 इंटू 4.0 और पावर जो होती है आपकी वो ऐड हो जाती है, तो 4 + 2, तो ये कितना जाएगा 8.0 इंटू 10⁶। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। सिंपल करना है 2 इंटू 4 8 और 4 + 2 6, तो ये आप कर सकते हैं। अगर डिवीजन होगा, डिवीजन देखिए, सपोज यू हैव 20 इंटू 10⁴ अपॉन 4.0 इंटू 10⁻², डिवीजन है आपके पास। तो देखो ये तो सिंपल हो जाएगा 5। पावर कैसे कटती है देखो, 2 से 2 कट गया तो 5 इंटू 10⁻²। तो जब भी डिवीजन होगा तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप इसे सिंपल कैसे लिख सकते हो, 20.0 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 10⁻²। तो इसे सिंपल डिवीजन करके 5 इंटू पावर को क्या कर दो, माइनस कर देते हैं। तो 5.0 इंटू 10⁻² इज द राइट आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन में आप पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिवीजन में क्या कर देते हैं, माइनस। ये कैंसिल हो जाती है बेटा। सपोज वी हैव 10⁻30 अपॉन 10⁻21, तो कैसे कटेंगी, कितनी जीरो कट गई है देखो। अगर 1000 है और नीचे क्या है 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, बची कितनी 100। इसी तरह 30 जीरो ऊपर है, 21 जीरो नीचे है, तो 21 तो कट गई, तो बची कितनी 9। सिंपल। आपके पास है सपोज 10⁵ और नीचे कितना 10⁻3, तो 3 जीरो तो कट गई, 5 की 3 जीरो तो कट गई, तो बचे कितने 2। तो सिंपल है, इस तरह से आप कर लेते हैं। सपोज वी हैव 10⁻23 एंड आपके डिनोमिनेटर में है 10⁻20, तो 20 जीरोस तो 23 की कट गई, बची कितनी 3 जीरोस, दैट इज 10⁻3। तो इस टाइप से कट कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप उन्हें ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सिंपल है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो थोड़ा सा आपको ध्यान कहाँ रखना है, जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। आपने सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी ली, अब आप उसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो पहले एडिशन का देख लेते हैं। सपोज वी हैव 20 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻3, ये 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻3। सो करेक्ट में क्या होगा, 2.0 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4.0 इंटू 10⁻3। ये आपको ऐड करना है। तो अब आप इन्हें सिंपल ऐड नहीं कर सकते। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐड या सब्ट्रैक्शन के लिए पावर हमेशा सेम होनी चाहिए 2 क्वांटिटीज। सपोज आपके पास एक क्वांटिटी ये है, आपको इसमें दूसरी क्वांटिटी ऐड करनी है, तो अनलेस इनकी पावर सेम है आप उन्हें ऐड नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले इनकी पावर को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करोगे, यू हैव 2 इंटू 10⁻⁴ एंड अनदर वन इज 4 इंटू 10⁻3। या तो इसे 3 में कन्वर्ट कर लो या इसे 4 में कन्वर्ट कर लो। सो 3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 20 इंटू 10⁻3, यही तो हुआ। देखो 3 अभी भी जीरो कितनी है 4 ही है। सो आप इसे और कैसे लिख सकते हो, 20 इंटू 10⁻3 प्लस 4 इंटू 10⁻3। अब इनकी पावर सिमिलर हो गई है, अब आप इन्हें ऐड कर सकते हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 10⁻3, तो आपने 10⁻3 कॉमन लिया,
So 20 plus 4. Now 24.0 into 10 raised to power 3 आंसर आपके पास आ जाएगा। मैं अभी स्टार्टिंग में बता रही हूँ इसलिए पॉइंट्स के बाद नहीं लिख रही ताकि आपको सिंप्लीफाई वे भी समझ आ जाए। क्लियर है? इसमें मैं आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अच्छा अगर यही क्वांटिटी को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता, सपोज यू हैव टू माइनस 4 into 10 to the minus 3 from 2 into 10 to the minus 4। अभी भी आपको क्या करना है, पावर को सेम करना है, तो या तो इसे 4 में कन्वर्ट कर लो या इसे 3 में कन्वर्ट कर लो। सो हमने क्या किया, 20 into 10 to the power 3 कर दिया माइनस 4 into 10 to the power 3। अब पावर सिमिलर है तो पावर कॉमन ले लीजिए, 10 power 3। अब 20 minus 4 that is 16.0 into 10 to the power। ओके, इस वे में आप इन्हें साइंटिफिक नोटेशन वाली कोई क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को ऐड कर देना, डिवाइड करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना, पावर और ऐड और तभी हो सकती है जब दोनों पावर सेम हो। तो आप उन दोनों क्वांटिटीज की पावर को एक्सपोनेंट फॉर्म को सेम करना होगा, या तो एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो या दूसरे को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एक है हमारे पास, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, ये इजी टॉपिक भी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये नोट डाउन करिए, फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं कि जब भी आप कोई चीज मेजर करते हैं, सपोज आपके पास एक बार है, मतलब एक ब्लॉक है, आपको वुडन ब्लॉक है और आपने क्या किया, उसकी लेंथ को मेजर किया। सो आपके पास सपोज लेंथ आई 10.4 मीटर आ गई उस बार की, या सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक छोटा बार है, उसकी लेंथ की कितनी आई है, 10.4 सेंटीमीटर आई आपके पास लेंथ। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मेजरमेंट वाले टूल से उसे मेजर करेंगे तो सपोज आपके पास आ गया 10.42 सेंटीमीटर। सो लास्ट में जो डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है, यानी कि जब भी आप कुछ मेजरमेंट करते हो तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं। तो +-1 का एरर होता ही है हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ऐसा नंबर जिनकी वैल्यू क्या हो, प्रिसाइज हो। तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं तो जो प्रिसाइज वैल्यू है उसके साथ एक जो है हमारी अनप्रिसाइज वैल्यू या जिसमें हमें डाउट है उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इनकी डेफिनेशन एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हें निकालते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, so you can write down the definition also, the total number of digit in a number including the last one which is uncertain। the total number of digit in a number including the last one which is uncertain। uncertain क्यों है, ड्यू टू एरर, ह्यूमन एरर हो जाता है, मेजरमेंट के टाइम एरर हो सकता है। तो हमें अब कैलकुलेशन कैसे करना है, रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सबसे पहला जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं आपके पास है 5 4 2 3, कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई 4 सिग्निफिकेंट। अब आपके पास जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सबकी सब क्या है, सिग्निफिकेंट। दूसरा क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो और 2 significant figures are significant। पहला रूल सिंपल क्या है कि अगर आपको नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है, जीरो के अलावा कुछ भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग मतलब लास्ट अप टू 9, तो वो सबकी सब क्या है, सिग्निफिकेंट। जीरो का क्या है, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गई तो उसे भी आप सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। सपोज वी हैव 2002, तो 2 है नॉन जीरो, this 2 is also non-zero, so these two are significant, and there are 2 zeros between these
2. So these are also significant. So zeros between two non-zeros or two significant figures are also significant. So we have total of 4 significant figure in this number. Suppose we have 501. 5 is non-zero, 1 is non-zero. These two are significant, and 0 including between 5 and 1 is also non-zero. So we have total 3 significant figure. Okay? और बताइए 1 0 2 3 1 ये सारे क्या नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये कैसे हो जाएंगे सिग्निफिकेंट. अब ये जीरो इनके बीच में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा. 1 2 3 4 5. सो नाउ वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड zeros between two non zeros या two significant figures are also significant. थर्ड रूल, जीरो अगर एंड में आता है, कोई नंबर एंड में क्या आता है जीरो, तो जीरो अगर एंड में है तो वो तभी सिग्निफिकेंट होगी जब वो पॉइंट के बाद आए, आफ्टर डेसिमल पॉइंट. रिपीट कर रही हूं, कोई भी नंबर है वो जीरो में एंड हो रहा है, तो अगर वो जीरो पॉइंट के बाद है और लास्ट में है तभी आप उसे क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे. सपोज आपके पास है 234.012 या 010, ये आपके पास है. अब देखो इसमें कैसे करते हैं. 2 3 4 ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे बिकॉज ऑल दीज आर नॉन जीरो डिजिट. अब ये नंबर जीरो के लास्ट में एंड हो रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद एंड में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. सो ये जीरो में क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया. ये तीन में क्या थे, सिग्निफिकेंट. 1 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. तो जो मिडिल वाला जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा. सो अब आपके पास टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आ चुके हैं. अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 2 3 4 0 1 0, पॉइंट भी लगाते हैं, तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर जीरो में एंड हो रहा है तो कभी जीरो सिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है. यहाँ कहीं डेसिमल दिख रहा है, नो. सो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. अब आपकी बात करनी है 2 3 4 0 1. अब इसे मुझे बताइए कितनी सिग्निफिकेंट है. ये तो तीनों है ही, लास्ट में ये भी है, तो आपके पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं. अब इन्हें नोट डाउन करो जल्दी से. कर लिए बच्चे आपने. चलिए, अगर लास्ट में जीरो आ गई है तो क्लियर हो गया है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जीरो ही सिग्निफिकेंट होगी, और अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करा सिचुएशन पे. जैसे कि हमें इस एग्जांपल में अगर इनिशियल जीरोस हैं, एंड में जीरो तो पता चल गया, इनिशियल जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होती, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट. If a number is starting with 0 0 1 2 3, so these zeros are non-significant. So 1 2 3 there are 3 significant figures. Okay. So next rule क्या है, अगर पावर में है zeros, यानी कि किसी जैसे आप लिखते हैं 2.0 into 10 raised power 4. So ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है 10 raised to the power में है जो है, ये सारी zeros non-significant होती है, non-significant. तो आपको काउंट कैसे करना है, देखो 2 तो है आपका सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद ये नंबर जीरो में एंड हो रहा है तो जीरो वाली भी क्या हो गई है, सिग्निफिकेंट. सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर मैं इसे लिखती हूँ 2.00 into 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 4 वाला तो हमेशा कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट. अब इसे देखिए 2 is significant, this number is ending with a 0, so this 0 is significant. And between two significant digits, that's why I have written here 2 significant figures. These 2 significant figures may be non-zero or zero. तो ये दोनों significant हुई. अब इनके बीच की ये zero भी कैसे हो गई, ये significant. So there are 3 significant figures. और zero बढ़ा दें. Suppose 2.000 into 10 raised to the power 4. अब कितने significant figures हैं? देखो ये तो क्या हो गई आपकी significant नहीं है क्योंकि 10 की पावर में है. 2 is significant, this number लास्ट किस में हो रहा है, एंड किस में हो रहा है, जीरो में, तो ये जीरो कैसे होगी, सिग्निफिकेंट. अब ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे. अब इनके बीच में जो भी नंबर आएगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, चाहे जीरो है नहीं है. तो 1 2 3 4, सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये रूल समझ में आए कि पावर जब भी आती है 10 की पावर तो सिग्निफिकेंट नहीं होती. जीरो का केस क्या है कि अगर लास्ट में आ रहा है
तो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब पॉइंट के बाद में हो, और पहले वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। एक और रूल है कि अगर किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू है या कोई आपके पास क्या कोई कांस्टेंट है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, बिकॉज दिस इज एन एक्यूरेट वैल्यू। अगर कोई एक्यूरेट वैल्यू है आपके पास, फॉर एग्जांपल यू हैव पाई, तो पाई क्या लिखते हैं 3.14, तो आप इसे 1 2 3 करके काउंट नहीं करेंगे, पाई इज अ कांस्टेंट, सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज आप लिखते हैं 1 डजन, तो आप 12 लिखते हैं, 12 में 1 2 नहीं करेंगे, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वे में राइट डाउन कर लीजिए में, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया है। लेकिन अभी कुछ रूल्स और लिखने हैं कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी है। कैलकुलेशन ऑफ significant figure in case of multiplication and division। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखो क्या ध्यान रखना है आपको। आपने सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, वही पहले वाला ले लेते हैं, 2.00 into 10 raised to power 4 into 4.0 into 10 raised to power 2। ये दो क्वांटिटीज है। देखिए मैंने जब पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन बताया था तो पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज उस टाइम मेरा मोटिव क्या था कि आपको ये समझाना कि पावर सिंपल ऐड हो रही है। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये दोबारा से नंबर लिए। सो यू हैव 2.00 into 10 raised to power 4 into 4.0 into 10 raised to power 2। Now you have to multiply this number। So आपको तो पता है सिंपल कि 2.00 हो into 4.0, तो आपके पास 8 ही आंसर आएगा, और पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो 10 पावर 6। तो अब आपको 8 के बाद कितना पॉइंट तक जीरो लगानी है, तो आपको देखो आपके पास ये दो क्वांटिटीज हैं, इन दोनों क्वांटिटीज में 10 पावर 2 10 पावर 4 में तो सिग्निफिकेंस कुछ होता नहीं है। इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, 2 इज नॉन जीरो, सो दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस जीरो इज इन द लास्ट, सो दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट। So it has total 3 significant figures, but this quantity has total 2 significant figures। तो आंसर में जब आपको मेंशन करना है तो वही वाला आंसर मेंशन करना है जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो जब आप आंसर मेंशन करेंगे so it should have the significant figures equivalent to one of the quantity having lowest number of significant figures। तो इन दोनों क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सकता है और को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उन दोनों के बाद जब आपने लास्ट में किया तो आपके पास जो आंसर आया उसके अकॉर्डिंग 8.0 इज द करेक्ट आंसर। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन 8.0 भी होगा, 8 भी होगा, 8 into power 6, और क्या होगा 8.000 भी होगा, और क्या होगा 8.000। तो आप सोचेंगे मैक्सिमम सिग्निफिकेंट इसमें है तो इसे करेक्ट करके आते हैं, लेकिन आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो लोएस्ट वाला नंबर है जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वही आंसर को डिसाइड करता है। सो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से इस क्वांटिटी में विच आर 2, सो आंसर में भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही मेंशन करना है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सिमिलर वे में आपको क्या करना है, डिवीजन में करना है। तो अगर आप इसे डिवाइड कर रहे होते 2.00 सपोज into 10 raised to power 4 अपॉन 4 into 10 raised to power 2। अब मैंने सिंपल ये लिख दिया। आपके पास ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, दो वैल्यूज है, तो दो वैल्यूज में आपको ये तो पता है सिंपल पावर 2 चली जाएगी कैंसिल होके, तो पावर तो सिग्निफिकेंस होता नहीं है, तो 1 2 3 4 ऊपर वाली क्वांटिटी में कितना है, न्यूमरेटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बस इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट। तो जब आप 2.00 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका अप्रॉक्स आंसर आना था 0.500 into 10 to the power 2।
अब आपको 0.5 तक कितना करना है, तो आपको लिखना है सिंपल 0.5 इंटू 10 रेज़ द पावर 2, क्योंकि ये इनिशियल जीरो तो क्या है, सिग्निफिकेंट है नहीं, 5 है नॉन जीरो, सो दिस वन इज सिग्निफिकेंट. So you can either write 0.5 into 10 power 2 or 5 into 10 raised to power 1. एक जीरो कट जाएगी. और 50 में भी क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज पॉइंट के बाद नहीं आ रही. इसमें भी क्या है, वन सिग्निफिकेंट फिगर है बिकॉज एक्सपोनेंट फॉर्म को तो हम मानते ही नहीं है. सो इसमें में आप इन्हें कर सकते हैं, आंसर के अकॉर्डिंग अपना मैच करके. और अगर एडिशन और डिवीजन है, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो थोड़ा रूल चेंज हो जाता है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सपोज आपने ऐड किया 4.000 into 10 raised power 3 प्लस 2.0 into 10 raised power 3. इन दोनों क्वांटिटीज को आपने ऐड किया. तो सबसे पहले देखो इनकी पावर सेम है या नहीं है. पावर तो सेम है, लकीली आपके लिए. चलो इसे चेंज कर देते हैं या पहले सिंपल कर लेते हैं. तो पावर सही है, तो पावर सेम है तो कॉमन आ गई. अब आपको क्या करना है, 4.000 प्लस 2.0 को ऐड करना है. सो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, 6.00 इंटू 10 पावर 3. लेकिन अब आंसर में क्या मेंशन करना है, इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो गया कि जब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जितनी भी फिजिकल वैल्यूज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें उस फिजिकल वैल्यू को देखना है, फिजिकल वैल्यू हैविंग लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट. बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला आपको काउंट करना है. सो डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1. आफ्टर डेसिमल इसमें कितनी है, 1 2 3, सो 3. तो आंसर में कितना आना चाहिए, 1. सो करेक्ट आंसर विल बी 6.0 into 10 raised to power 3. ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए इसमें. सिमिलर वे में आपको क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा. सो 4.00 into 10 power 3 minus 2.0 into 10 power 3. So answer will be 2.0 into 10 raised to power 3. क्योंकि 10 power 3 कॉमन ले लेना पहले, फिर माइनस कर देना. पॉइंट के बाद इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आपका आंसर मेंशन कर सकते हैं. क्लियर है, नोट डाउन कर लो बच्चे. अब इस तरह से आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. इनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. चलिए okay. How many significant figures are present in the following? So first one is 0.0025, 208, 5005, 126000, 500, 0.0, 2.034. देखिए इसे देखते हैं जल्दी से. 2 और 5 तो नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे. अब मैंने क्या कहा था, इनिशियल जीरोस, पॉइंट के बाद ये जीरोस आई हैं, लेकिन बेटा ये लास्ट में नहीं है. ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जीरोस का क्या था, अगर नंबर एंड जीरो में हो रहा है और वो भी पॉइंट के बाद, तभी सिग्निफिकेंट फिगर है. तो ये तो पॉइंट के बाद तो है बट लास्ट में नहीं है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. सो इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसे बताइए 2 and 8 are significant, and between 2 significant figures if there is a zero then it will also be significant. So there are 3 significant figures. Now it has 4 significant figures. इसे बताइए 1 2 6, ये तीनों तो क्या है, नॉन जीरो, तो 3 सिग्निफिकेंट हुई. अब ये जीरो, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है. पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रही होती तो आप उन्हें काउंट करते,
लेकिन पॉइंट तो कहीं है नहीं तो काउंट नहीं होगा, सो इट विल हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसे देखिए 5 is significant because it is a non-zero digit, and after decimal there is a zero which is also in the last. अगर नंबर एंड जीरो में हो रहा है तो ये भी कैसी हो गई है, सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। अब इनके बीच में जो भी क्वांटिटी, जो भी नंबर आए वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बिटवीन टू नॉन सिग्निफिकेंट, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर कोई जीरो आती है तो वो सब सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4, सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसे बताइए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ गया? अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाइए 0.0048, 0.0048। देखो हमें 1 डेसिमल मतलब डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट लिखनी है, यानी कि 4 के बाद पॉइंट लगाना। तो 1 2 3, तो 4.8 into 10 power 3 -3। कैसे करोगे? देखो 0.0048, इसे हटाओ, यहाँ जाना है ना तो उतनी नीचे जीरो आ जाएगी। 4.8 अपॉन 10 पावर 3, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। इस टाइप से आप इसे सीधा भी लिख सकते हो, राइट साइड जा रहे हो तो माइनस में, लेफ्ट साइड आ रहे हो तो प्लस में। और कोई है हमारे पास, देखो 8008, 8008 हमें यहाँ लगाना है पॉइंट। तो अब आप लेफ्ट की साइड मूव कर रहे हो तो 1 2 3, 8.008 into 10 is power 3। समझ में आ गया? इस टाइप से नोट डाउन कर सकते हो और सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हो। अब आपका एक टॉपिक और बचा है आपका, उसे और कंप्लीट करा देते हैं बेटा। वो है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। लिखिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो इसे समझने के लिए पहले ना इससे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट आपके पास सपोज एक एक्सपेरिमेंट होता है, 12th क्लास में आप लोग देखते हैं, टाइट्रेशन होती है, 11th में भी कर सकते हैं आप। टाइट्रेशन क्या होती है? एक ब्यूरेट होती है, ये ब्यूरेट है, इसमें हम एक लिक्विड फिल कर लेते हैं, यहाँ इसको स्क्रू होता है कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ एक फ्लास्क है, मैंने सिंपल बीकर की फॉर्म बना दिया है। तो आप लिक्विड को फ्लास्क में ऐड करते हैं और टाइट्रेट करते हैं। डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशन है वो आप बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ रीडिंग्स होती हैं, ये ऊपर 0 रीडिंग होती है, देन आप इंक्रीज करते जाते हैं। तो एक आपके पास जब आपने कैलकुलेट किया तो फाइनल जो आपके पास वॉल्यूम आया वो आना चाहिए आपके पास 20 ml और 20.0 ml। दिस इज द एग्जैक्ट रीडिंग कि आपके पास जब आपने फाइनल को कैलकुलेशन करनी है, टाइट्रेशन करनी है, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 20 ml। इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है या वुडन ब्लॉक है, तो आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ को जब आप मेजर करोगे, सपोज आपके पास आई 10 मीटर, कितनी आई उसकी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर छोटा सा वुडन ब्लॉक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ आई उसकी। लेकिन जब आप बार बार उसे मेजर करोगे तो और आपने जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर कर रहे हो उसमें एरर हो सकते हैं, जैसे पहले भी बताया था, तो हर बार आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। और हाँ, ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि हमने प्रॉपरली उसे हैंडल नहीं किया हो, तो हर बार डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सी प्रिसाइज है, उसको हम समझ रहे हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट के बाद या जो आपने 3 बार मेजरमेंट लिए हैं उनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो एवरेज वैल्यू फाइनल वैल्यू से कितना मैच कर रही है, वो होती है आपकी एक्यूरेसी। ओके, तो एक्यूरेसी क्या हुई है, इसे नोट डाउन करके बता बेटा एक बार। ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन किया कि हर बार हम जब मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। तो एक्यूरेसी क्या है, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास वॉल्यूम आना था 20.0 ml, ये एग्जैक्ट रीडिंग है। तो जब आपके पास 3 या 4 सेट ऑफ स्टूडेंट्स है कि एक पहला स्टूडेंट है A, दूसरा स्टूडेंट है B, देन C, देन D, ये 4 स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी फर्स्ट रीडिंग आई 19.2, सेकंड रीडिंग आई 19.3, थर्ड रीडिंग आई 19.2, और उसने अपना रिजल्ट हमें मेंशन करके एवरेज वैल्यू दे दी 19.24 ml। ओके,
इसी तरह सेकंड ने और थर्ड और फोर्थ ने रिजल्ट को क्या किया, मेंशन किया। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपकी जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू अगर ये एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हो, एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज हो, तो आपका आंसर होता है एक्यूरेट, यानी कि आपके आंसर में एक्यूरेसी होती है। डजंट मैटर कि बीच में आपकी वैल्यूज आपस में मैच कर रही है नहीं कर रही। एक होता है प्रिसाइज, प्रिसाइज में आपकी जो आप बार बार रीडिंग्स ले रहे हैं वो रीडिंग्स आपस में मैच करेगी, चाहे आपका आंसर फाइनल आंसर से मैच करे या ना करे वो मैटर नहीं करता। तो प्रिसीजन में क्या होगा कि जो आपकी रीडिंग्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आपस में मैच करके क्लोज बाय होती हैं, बट एवरेज वैल्यू फाइनल वैल्यू के इक्विवेलेंट हो भी सकती है और नहीं भी। एवरेज वैल्यू फाइनल वैल्यू के इक्विवेलेंट हो भी सकती है और नहीं। क्लियर हुआ? तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। एक्यूरेसी मतलब क्या था कि रिजल्टेंट जो है, एवरेज वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, चाहे बीच में कुछ भी गड़बड़ हो जाए। तो ये वैल्यू देखो, फर्स्ट मिनट में क्या 19.2, 19.3, 19.2। अब ये वैल्यूज आपस में देखो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो आपस में क्लोज है मतलब रिजल्ट उसका कैसा है, प्रिसाइज है। बट एवरेज वैल्यू कितनी आई 19.24 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 20.0। इसमें तो बहुत डिफरेंस है। तो क्या ये रिजल्ट एक्यूरेट हुआ, एक्यूरेसी हुई इसमें? नो, एक्यूरेट नहीं है रिजल्ट, बट आपस में वैल्यू सिमिलर है, मतलब प्रिसीजन तो है एटलीस्ट। तो ये वैल्यू प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। इस रिजल्ट को देखिए 20.1, 20.0, 20.1, 20.2, ये देखो आपस में क्या है, बहुत क्लोज है, तो प्रिसाइज तो है। और इनका जब एवरेज लिया गया तो 20.1 आया, विच इज क्लोज टू 20.0, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1 का डिफरेंस है। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी भी है, रिजल्ट के बराबर और आ गया ऑलमोस्ट। तो ये वैल्यू प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। इसमें क्या है, प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी। थर्ड वैल्यू को देखिए, फर्स्ट इज 19.3, सेकंड वन इज 19.5, थर्ड वैल्यू इज 19.8। अब 3, 5, 8 पॉइंट के बाद ये तो बहुत गैप है, तो क्या इसकी वैल्यूज आपस में मैच कर रही है? नो। तो प्रिसीजन तो नहीं है, प्रिसीजन तो नहीं है। अब एवरेज वैल्यू देखो 19.53, 19.5, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 20.0, तो इन दोनों में कोई मैच है? नो। सो दीज वैल्यू आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ना इसमें प्रिसीजन है ना एक्यूरेसी है। अब फोर्थ वाले को देखो 19.1, 21.1, 19.8, इसमें कहीं कोई आपस में मैच दिख रहा है? नो। तो प्रिसीजन तो पुअर है, प्रिसीजन तो पुअर है, प्रिसीजन नहीं है। बट एवरेज वैल्यू कितनी आई 20.0 और एक्यूरेट वैल्यू भी कितनी है 20.0। तो हमारा आंसर बट फाइनल के बराबर आ गया, यानी कि एवरेज वैल्यू 20.0 है विच इज ऑल्सो इक्वल टू द एक्यूरेट वैल्यू। सो एक्यूरेसी तो है बट प्रिसीजन नहीं है। सो ये 4 सेट्स के थ्रू आपको बताया। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि एवरेज वैल्यू, आपके पास जितने सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट है उनकी एवरेज वैल्यू आंसर से मैच करे तो होगी एक्यूरेसी। प्रिसीजन में क्या है कि जितनी आप रीडिंग्स ले रहे हो, ये बार बार वैल्यूज लिए हैं, ये आपस में मैच करें, चाहे एवरेज वैल्यू मैच करे या ना करे। सो ये आपके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझा दिया। सो बेटा आज इतना ही इनफ है और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अच्छे से इसकी एक एक आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, और इसके क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं। शुरुआत हमने की थी 7 बेसिक सिस्टम से, वो आपने पढ़ लिया, मास, लेंथ, मीटर, जो भी होता है। 7 बेसिक्स यूनिट सिस्टम पढ़ लिया आपने, प्रीफिक्सेस पढ़ लिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, और -1, -2, -3, फिर 3 के मल्टीपल में बढ़ाते चले जाओ। इसी तरह डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, लीटर, टेरा, पीटा, एक्सा, 1, 2, 3, फिर 3 के मल्टीपल में। ये प्रीफिक्सेस थे। टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो, डिग्री केल्विन में मिल जाएगा, यानी कि केल्विन में मिल जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना बता दिया था। एक क्वेश्चन दिया था कि वो टेम्परेचर बताओ जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए। हिंट दे देती हूँ मैं, देखो
डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर है, यानी कि x मान लो इन्हें, तो ये भी x 9/5x प्लस 32। तो आपको टेम्परेचर निकालना है, ये आ जाएगा आपके पास -40 डिग्री 40। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और फिर हमने क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ी, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो आप उन्हें ऐसे लिख नहीं सकते हो, तो साइंटिफिकली कैसे लिखोगे ना, 10 की पावर में लिखते हो। तो पावर हमेशा आप कैसे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, सब बता दी। पॉइंट के राइट साइड जाते जनरली माइनस हो जाती है, लेफ्ट साइड जाते तो पॉजिटिव, करके देख लेना। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में पावर ऐड होती है, सब्ट्रैक्शन एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, पावर सेम होनी जरूरी है, नंबर ऐड होता है। ओके, सिमिलरली हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ी, उनके रूल्स पढ़े, देन एक्यूरेसी प्रिसीजन, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर ना टिपिकल कह सकते हैं हम, क्योंकि आप जस्ट अभी 10th से आए हो, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये आप इसमें परफेक्शन गेन कर सकते हो।